हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन उड़ीसा सीपीईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026 पे होने वाला है। हमने आंसर की ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है एंड आज हम लोग इस पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे ओवरऑल, ये जो 100 एमसीक्यूज थे आपने देखे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हमने अपने मेन चैनल या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो चैनल हमने बनाया सीए काजल डेरुलिया, उस पर सॉल्व कराया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे टेस्ट सीरीज क्लासेस भी ज्वाइन की थी, तो नो डाउट उनको भी बहुत बेनिफिट मिला होगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैराथन क्लासेस से रिलेटेड थे, तो स्टार्टिंग से हम ये भी बता रहे थे कि मैराथन क्लासेस आप लोग जरूर से कवर कर लेना। आज हम लोग डिस्कशन तो करेंगे, बट मेरा ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपको हमारे चैनल से, क्लासेस से, टेस्ट सीरीज से कितना बेनिफिट मिला आपके एग्जाम में, एंड साथ ही साथ आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी प्लीज मेंशन करना। तो चलो अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन पेपर की कॉपी ना हम टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज शॉर्ट वीडियो में अपलोड करा देंगे। देखो, हमारे पास जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे ना, वो स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड थे और ये सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस हमने अपने चैनल पे सॉल्व करवाए। लिखा है कि एवरेज डेली वेज ऑफ ऑल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज ₹444। इफ द एवरेज वेजेस पेड टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर गिवन, तो क्या हम परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय द फैक्ट्री निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ कंबाइंड मीन की बात कर रहे हैं और कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है वो है मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। मेरे पास क्वेश्चन में N1 N2 नहीं दिया है, बट मेरे पास क्वेश्चन में कंबाइंड मीन दिया हुआ है 444। मेरे पास मीन ऑफ फर्स्ट वैल्यू दी हुई है कितनी, 480। मीन ऑफ सेकंड दिया हुआ है 360 और हमें परसेंटेज बताना है मेल एंड फीमेल का। तो लेट्स से अगर फर्स्ट N1 इज मेल है, इस लेट्स से इसको हम लोग x मान ले, तो मेरे पास N2 कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात किया और परसेंटेज हमेशा कितना होता है, 100%। तो यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। 444 इज इक्वल टू N1 हमने लिया x मल्टीप्लाई बाय 480 प्लस N2 लिया 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 360 होल डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है, 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 44400 इज इक्वल टू 480x प्लस 36000 माइनस 360x। बस अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करोगे ना, इस 36,000 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 44400 माइनस 36,000, ये वैल्यू आ रही है 8400 की। और यहां जब हम 480 में से 360 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 120x। नाउ x की वैल्यू कितनी आई देख लेते हैं। x की वैल्यू आ रही है 70, मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज है परसेंटेज में वो 70% है, तो नो डाउट फीमेल्स कितनी होंगी, 30%। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ए, मेल 70% एंड फीमेल 30%। क्लियर। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 16 इज, ये भी हमने बताया था कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट ए बी। मेरे पास वैल्यू दी हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय 16। सिंपली इसको सॉल्व मत करना, अंडर रूट ओपन करो, 4 के लिए हो जाएगा 2 और 16 का 4, तो सिंपली यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है। 4 सबसे ज्यादा टाइम्स अकर किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4। नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर गिवन, क्या हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि देखो जो अरिथमेटिक मीन है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2 एंड जो ज्योमेट्रिक मीन है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। तो सिंपली हमसे क्या पूछ रहा है, a और b की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अरिथमेटिक मीन मेरे पास दिया है a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। एंड ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है, 8, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये हो जाएगा 64। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना आप सॉल्व मत करना, सिंपली क्या करो कि जो ऑप्शन दिया है देख लो, दोनों को ऐड करने पे 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 64 आना चाहिए। क्या 12 प्लस 4 ऐड करने पे 20 आएगा? नहीं। 14 प्लस 6 ये तो 20 आ रहा है, 16 प्लस 4 ये भी 20 आ रहा है, बट 8 प्लस 10 ये 18 आएगा। तो पहला वाला इक्वेशन तो ठीक है। सेकंड आपको देखना है मल्टीप्लाई करके, जब आप 14 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 84 का आ रहा है, बट 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 64 आएगा। तो नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर।
नेक्स्ट, मीन एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल साइज, व्हाट इज सीवी? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है 2.3, मेरे पास मीन कितना दिया हुआ है 20। बस इसको सॉल्व करके देख लो वैल्यू कितनी आ रही है, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 11.5%। क्लियर? नेक्स्ट, इफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज 0.35, तो क्या हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, ये भी हमने अपने चैनल पे सॉल्व करवाया कि अगर r की वैल्यू 0.35 है तो क्या हम r स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, r स्क्वायर होता है। तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35 करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1225, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर? अब यहां से देखो जो क्वेश्चन से स्टार्ट हुए हैं वो इनकम टैक्स के हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन इनकम टैक्स का था कि इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर विच हेड? अगर आप अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहे हो, किसी को रहने के लिए दे रहे हो रेंट पे, तो नो डाउट जो इनकम आएगी वो क्या होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल अंडर विच हेड? क्योंकि आपने उसको एज इन्वेस्टमेंट हेल्ड करके रखा है ना। और क्योंकि यहाँ पे शेयर्स की बात कर रहा है तो शेयर्स को बेचने पे जो भी फायदा नुकसान होगा वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो करेक्ट आंसर होगा ए। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सैलरी रिसीव की तो ये किस हेड में आएगा, अदर सोर्सेज, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट इज टैक्सेबल अंडर विच हेड? इसको हम लोग डालते हैं अगेन अदर सोर्सेज में, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, इनकम अर्न्ड बाय अ डॉक्टर फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस इज टैक्सेबल अंडर विच हेड? आप डॉक्टर हो, आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि चाहे वो सैलरी से हो रही होगी चाहे आपके प्रोफेशन से हो रही होगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस में हो तो ये आपका प्रोफेशन ही है, पीजीबीपी हो जाएगा, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर ए ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी जिसको लेट आउट किया गया फॉर ₹25,000 पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्सेस आपने ₹20,000 का पे किया है। व्हाट विल बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24? अब यहाँ देखो, आपने जब लेट आउट किया तो 25,000 पर मंथ में किया, तो आपकी जीएवी कितनी हो गई, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज ये वैल्यू हो गई हमारी 3 लाख की। इसमें से हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे, जो कि हमारा आ रहा है 20,000, तो हमारे पास एनएवी आ जाएगा 280। अब इसमें से हम 30% ऑफ एनुअल वैल्यू लेस कर दें अगर, तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की। इसका आप कैलकुलेट कर लो 30%, यार है 84,000। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 1,96,000, और जो आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है उस पे आपकी जो इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, 1,96,000 की। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, Mr. B purchased land for ₹5 lakh and sold it after 3 years for ₹9 lakh. अज्यूम कि कोई इंडेक्सेशन नहीं हो रहा है तो हमारी टैक्सेबल इनकम क्या होगी। अब क्योंकि यहाँ पे जो आपने लैंड परचेज किया वो 3 साल बाद सेल किया है, तो सिंपली ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा के लिए आपने हेल्ड किया है, और 9 लाख में से 5 लाख माइनस कर दो तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है, क्या हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरे पास वैल्यूज दी हुई है 2 लाख एंड डिवाइडेड बाय ₹50 पर यूनिट। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट की, ये आ रही है 4,000 यूनिट्स की। 4,000 यूनिट्स पे हम एक ऐसे पॉइंट पे होंगे जहां हमें ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, क्या हम ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, सिंपली वैल्यू हो जाएगी 5 लाख। कि अगर हम सेल्स की वैल्यू इन रुपीस बात करें तो 5 लाख रुपीस अर्न करने पे हम ब्रेक इवन पे आ रहे, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, क्योंकि सेम पैटर्न पे ना क्वेश्चंस हमने बहुत बार सॉल्व करवाए हैं। करंट एसेट दिया, इन्वेंट्री दिया, करंट लायबिलिटीज दिया, क्या हम क्विक रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, दैट इज क्विक एसेट कैलकुलेट करना होता है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मेरे पास करंट एसेट दिया, इन्वेंट्री दिया, माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगी 3 लाख, और करंट लायबिलिटी दिया 1,50,000, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 इज 2:1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, एक्चुअल सेल्स गिवन है। क्या हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है 6000 यूनिट्स, तो मेरी सेल्स कितनी हो गई? 6000 मल्टीप्लाई बाय 500, ये हो गया मेरे पास बेटा 30 lakhs, है ना? ठीक है, और माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, अगेन 6000 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये हो जाएगा 18 लाख। आपने माइनस किया, आपके पास क्या वैल्यू आ गई? कंट्रीब्यूशन, ये भी हमने बताया हुआ है, ये हो जाएगा 12 लाख। अब इस कंट्रीब्यूशन में मेरे पास फिक्स कॉस्ट है 8 लाख का, माइनस कर दो, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, टारगेट प्रॉफिट गिवन है। क्या हम रिक्वायर्ड सेल निकाल सकते हैं? हाँ, जो हमारी रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है वो है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हमें 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें कितना सेल करना होगा। हमारे पास फिक्स कॉस्ट दिया है 5 लाख और टारगेट प्रॉफिट दिया है 3 लाख, तो ये हो जाएगा 8 लाख, और पीवी रेशियो गिवन है 40%, डिवाइड कर दो, आ जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 40%, ये आ जाएगा हमारे पास 20 लाख, कि अगर हम 20 लाख रुपीस सेल करेंगे तब जाके हमें 3 लाख का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस देख लो, कॉस्टिंग के और कॉस्टिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए थे। सेल्स गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है। क्या हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं? हाँ मैम, कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, जब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकालना होता है, कैसे? एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करके। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया था कि अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना है इन रुपीज, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी दिया है, मेरे पास पीवी रेशियो भी दिया है। आप सीधे क्या करोगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 25% कर दो, तो हमारा जो ब्रेक इवन सेल्स आ रहा है वो आ रहा है 20 लाख का। ठीक है, एक्चुअल सेल्स है 25 लाख, अगर उसमें से 20 लाख आपकी ब्रेक इवन सेल्स है, तो रिमेनिंग आपकी क्या हो जाएगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज नहीं पूछा था, परसेंटेज पूछा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज या मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 5 लाख, सेल्स गिवन है 25 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आ रहा है मार्जिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 20%। क्लियर? नेक्स्ट, ईबीआईटी गिवन है, टोटल एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। क्या हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं? बिल्कुल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 8 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ रहा है आंसर 40%। क्लियर? नेक्स्ट, क्रेडिट सेल गिवन है, ओपनिंग डेटर गिवन है, क्लोजिंग डेटर गिवन है। क्या हम डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, ये फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल्स कितना गिवन है हमारे पास? 24 लाख। क्या एवरेज डेटर क्वेश्चन में दिया? नहीं, पर क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज 4 लाख। ये आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक, नेक्स्ट, ईबीआईटी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। क्या हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट करोगे तो आएगा 5 टाइम्स। ये जितने भी फॉर्मूलाज है, बहुत ही रिसेंटली हमने रेशियो एनालिसिस पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस डाले थे, और उन्हीं से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो प्लीज, अगर तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बताया भी था कि जो हम क्लासेस अपडेट कर रहे हैं उसको लेके रेगुलर रहना, और साथ ही साथ जिन्होंने क्लासेस टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था उनको भी इन क्वेश्चंस में पूरी हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कॉस्ट? फैक्ट्री रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट कॉस्ट है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हमारे पास बी ऑप्शन में दिया चार्जेबल एक्सपेंसेस, तो क्या चार्जेबल एक्सपेंसेस इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट,
कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स, अगर कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें तो ये भी हमने बताया है कि इसमें डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट? फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट, ये फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट लेबर को जो हम रेंट वेजेस दे रहे परमानेंट है। और डायरेक्ट वेजेस मटेरियल, तो नो डाउट डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि ये फ्लक्चुएट करेगा विद यूनिट्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज कैलकुलेटेड टू मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट, मिनिमाइज ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। Next, which costing method is most suitable for industries like oil refining or cement? Job costing, batch costing, process costing और operation costing? करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये सब क्वेश्चंस हमने अपने चैनल पे पहले डिस्कस किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं शीट में, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, इस पे भी अभी हमने रिसेंटली क्लासेस अपडेट की थी जहां हमने पूरा डिस्कस किया कि व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट? इक्विटी शेयर नहीं है, ट्रेजरी बिल है, डिबेंचर्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर है। करेक्ट आंसर होगा बी। बाकी तीन किसके हैं? कैपिटल मार्केट के। द कैपिटल मार्केट प्राइमरली डील्स विद, ये बेसिकली अगर देखा जाए डील करती है लॉन्ग टर्म फंड से, बट यहाँ मीडियम टर्म फंड्स की भी बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सी, लॉन्ग टर्म फंड्स। विच इंस्टीट्यूट रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट? अगर हम सिक्योरिटीज मार्केट की, डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करें तो इसको रेगुलेट करता है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, which of the following is a primary market transaction? Purchase of share through stock exchange, ये secondary market है। Sale of shares between investor, ये भी secondary market के लिए, और trading in derivatives भी secondary market है। But initial public offer, आप first time public offer करें तो ये primary market है। Commercial papers are issued by central government, commercial banks, corporate companies और stock exchanges। अगर commercial paper की बात करें तो basically big corporate companies ही issue करती हैं। Which segment of the capital market deals with government securities? Equity market, corporate bond market, gilt-edged market और commodity market? No doubt correct answer होगा C, gilt-edged market। सब डिस्कस हमने पहले किया हुआ है। Next, a debenture holder is considered as owner of the company, creditor of the company, promoter of the company और director of the company। जो debenture holder है, no doubt वो क्या माने जाते हैं? creditor of the company। Which financial instrument provides a fixed rate of return and priority in dividend payment? देखो डिविडेंड दो ही लोगों को मिलता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर को, बट जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है वो किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर को। A derivative derives its values from government policy, company reserves, underlying asset और stock exchange। नो डाउट जो डेरिवेटिव्स होती है उनकी वैल्यूज कहां से अराइव होती है? जिस भी एसेट से वो रिलेटेड होता है उससे। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, Which institute regulates derivative trading in India? अभी ये ऊपर भी बताया था कि सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स के लिए जो मार्केट है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो कौन सी है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, which of the following is classified as a hybrid instrument? Treasury bill, convertible debentures, equity share और commercial paper? नो डाउट इक्विटी शेयर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या जो रिटर्न है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ये हमारा एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेक्स्ट, अ जीरो कूपन बॉन्ड इज इशूड एट प्रीमियम फेस वैल्यू डिस्काउंट पार विद डिविडेंड। जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू होता है और फिर पार पे रिटर्न होता है, उसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आप अर्न कर पाते हो। Which financial instrument gives a holder the right but not the obligation to buy or sell an asset? Forward contract, future contract, option contract, debenture? यहाँ आपको option contract में option दिया जाता है। The appointment of statutory auditor in India for companies is governed by, ये कौन करता है? Ministry of Corporate Affairs। Which of the following is not a type of audit opinion? Qualified opinion है, adverse opinion है, disclaimer of opinion है, but conditional opinion इसका पार्ट नहीं है। Next, which of the following is an example of internal control? External confirmation from debtors, segregation of duties, audit report, bank loan agreement। जैसे बैंक का रिकंसिलेशन हुआ, किसी ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन हुआ, ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना हुआ, ये एग्जांपल है इंटरनल कंट्रोल का। Vouching primarily helps the auditor to verify valuation of asset, arithmetical accuracy, authenticity of transaction, internal audit efficiency। No doubt correct answer होगा C, authenticity of transactions। Next, an audit conducted throughout the year at regular interval। जो रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट आप करते हो उसको हम कॉन्टिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। Which research design establishes cause effect relationship? Descriptive, exploratory, experimental और historical। यहाँ पे cause effect relationship की बात किया तो नो डाउट एक्सपेरिमेंटल होगा, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे cause effect relationship सेट ही नहीं हो सकता।
Which of the following is a probability sampling technique? Convenience sampling, judgment sampling, simple random sampling और snowball sampling. No doubt correct answer होगा C, simple random sampling. ये basically probability का sampling technique का example है और बाकी सब non probability का example है. Sampling error arises because wrong statistical tools used. Entire population not studied. Yes, क्योंकि आप sample choose कर रहे हो ना, आप पूरे के पूरे population को study नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से error arise होता है. Type 1 error occurs when true null hypothesis is rejected, false null hypothesis is rejected, sample size is large, data is qualitative. No doubt जब आप सही null hypothesis को reject करते हो तब type 1 error occur करता है. Next, nominal scale is used for ranking, categorization, measuring distance, measuring ratio. जब भी हम nominal scale की बात करते हैं ये तो categorization के लिए use होता है. ANOVA is used to compare two means. No, it is used to compare more than two means. Next, R square in regression. ये क्या indicate करता है? Error term, goodness of fit, sample size, multicollinearity. Correct answer होगा B, क्योंकि जब भी हम R square की बात करते हैं in regression, ये goodness of fit को represent करता है. तो correct answer होगा B. Next, snowball sampling is useful in large listed populations. No, it is useful for hidden or hard to reach populations. The Indian Contract Act ये कब आया? 1872. Which of the following is not an essential element of a valid contract? Free consent है, consideration है, lawful object है, but social agreement ये valid contract के लिए essential नहीं है. Which section of Indian Contract Act defines consideration? Consideration को define किया गया section 2 subsection D में. Next, an unpaid seller has a right of give up, repurchase, stop chasing, leave. इनके पास right है कि वो goods को अपने पास रोक सकते हैं जब तक उनको पैसा ना मिले. A check is always drawn on creditor, banker, debtor और government. No doubt अगर हम चेक की बात करें ना तो ये हमेशा बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है. करेक्ट आंसर होगा B. नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये किसमें गवर्नड होता है? नो डाउट ये गवर्नड होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज को ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करना होता है. क्लियर? नेक्स्ट, X promises to give rupees 5 lakh to Y out of natural love and affection. The promise is in writing and registered. Latter, X refuses to pay. तो नो डाउट जब आपने राइटिंग में और रजिस्टर कराया है तो उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं. ये एक्सेप्शन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का. और इसमें क्या होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जहां पे आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है. तो करेक्ट आंसर होगा बी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. A contract to supply goods at rupees 500 per unit. Before delivery, market price बढ़ गई 700 रुपए तक. A refuses to supply. What damages can be claimed under the Indian Contract Act? आपके साथ उन्होंने 500 का कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 500 तक तो ठीक है, बट उससे ज्यादा जो भी प्राइस राइज हुई और क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैंसिल कर दिया तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो एज डैमेजेस वो आपसे क्लेम कर सकते हैं. तो 200 रुपीज पर यूनिट के लिए वो क्लेम कर सकते हैं. Next, a company advertises a product in a newspaper at a specified price. A customer places an order immediately. In legal terms, under the Indian Contract Act, जो advertisement है वो offer नहीं होता, वो invitation to offer होता है. ठीक है, उसके basis पे आप acceptance नहीं दे सकते. तो correct answer होगा B. Which of the following is a psychological pricing strategy? जो psychological pricing strategy है वो है 99 rupees pricing. मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन ए जेंडर इनकम. ए जेंडर इनकम के बेसिस पे जो सेगमेंटेशन है वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन माना जाता है. ई मार्केटिंग प्राइमरीली यूजेस ट्रेडिशनल मीडिया, पर्सनल सेलिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट मेल. नो डाउट अगर हम ई मार्केटिंग की बात करें तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, MSMEs in India are classified based on number of employees, sales turnover, investment and turnover criteria पे ही इसका हम कैटेगराइजेशन करते हैं. नेक्स्ट, बूट स्ट्रैपिंग का क्या मतलब है? रेजिंग फॉरेन फंड्स, यूजिंग पर्सनल सेविंग्स टू फाइनेंस बिजनेस. यस, आप अपनी पर्सनल सेविंग यूज करके बिजनेस को फाइनेंस करते हो. एंजल इन्वेस्टर्स टिपिकली इन्वेस्ट इन मैच्योर कंपनीज, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स. करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स प्रोवाइड ओनली फाइनेंशियल असिस्टेंस, ओनली ऑफिस स्पेस, मेंटरिंग, नेटवर्किंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, टैक्स एग्जेम्पशन ओनली. ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन इंडिया? TCS, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, LIC. इसमें जो ऑप्शन है वो है फ्लिपकार्ट. स्वेट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. फ्रेंचाइज इज अ फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट मर्जर, लाइसेंसिंग अरेंजमेंट, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप. नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लाइसेंसिंग अरेंजमेंट.
हमने जो आंसर की अपडेट किया है उसमें वो गलती से डी पार्टनरशिप मेंशन हुआ है, बट इसका करेक्ट आंसर होगा बी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये कब हुआ? 1949। रेपो रेट, ये बेसिकली क्या है? जहां आरबीआई लेंड करता है मनी टू कमर्शियल बैंक्स। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंक्लूड्स लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स, नो। एग्रीकल्चरल एंड एमएसएमईज, प्रायोरिटी सेक्टर इनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, बेसल 3 नॉर्म्स, ये किससे रिलेटेड है? बेसल 3 बेसिकली रिलेटेड है बैंकिंग कैपिटल एडुकेसी से, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये किस पे अप्लाई होता है अदर देन लाइफ इंश्योरेंस? तो हमारे पास ऑप्शन दिया है फायर इंश्योरेंस। सब्रोगेशन, ये बेसिकली उन्हीं पे होता है जिन पे इंडेमनिटी अप्लाई होती है, लाइक फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। As per provisions prescribed by Table F of the Companies Act 2013, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर कितने पे प्रोवाइड किया जाएगा? 10% पे, और ये क्वेश्चन हमने बहुत बार अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, which of the following option is not a source of buyback of shares? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, फ्री रिजर्व्स है, पीएल अकाउंट है, बट जर्नल रिजर्व इसका सोर्स नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन आप कितना प्रोवाइड करोगे? मैक्सिमम 6%। नेक्स्ट, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है। क्या हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं? हाँ, ओपनिंग कैपिटल में आप एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो 50,000, नेट प्रॉफिट ऐड कर दो 40,000 एंड ड्रॉइंग्स लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 40,000, 2,90,000 माइनस 20,000, तो ये आंसर आएगा 2,70,000। हमने आंसर की में गलती से वहां पे जो मेंशन किया है वो डी मेंशन किया है, बट करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, वहां पे मिस प्रिंटिंग हो गई आंसर की में, 2 क्वेश्चन की मिस प्रिंटिंग हुई है, एक क्वेश्चन नंबर 73 की और एक क्वेश्चन नंबर 83 की। ठीक है, नेक्स्ट, a business purchased goods worth 80,000, it paid 30,000 in cash and agreed to pay later. What is the net effect on total asset? देखो, जब आपने गुड्स परचेज किया, आपके पास इन्वेंट्री बढ़ गई 80,000 से, तो आपका टोटल एसेट बढ़ गया। फिर आपने 30,000 कैश दिया, तो अगेन आपका टोटल एसेट घट जाएगा बाय 30,000, एंड बाकी 50,000 आपको लेटर बाद में पे करना है, तो भाई वो तो आपका क्रेडिटर में जाएगा ना, तो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा वो किससे पड़ेगा? 50,000 से। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंक्रीज बाय 50,000। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, जीपी गिवन है। क्या सेल्स निकाल सकते हैं? हाँ, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 50,000, परचेजेस है 1,80,000, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, सेल्स गिवन नहीं है, और जीपी कितना है? 60,000। बस इन तीनों को ऐड करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। तो सेल्स आएगा 2,50,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है और यूसेज वेरिएंस एडवर्स है। क्या हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं? हाँ, दोनों को ऐड करना है, तो 6,000 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा माइनस 4,000। नेक्स्ट, अब यहां देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 80% कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, अगर ये मान लो कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम कंप्लीट होता तो कोई प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर करते, 25% से ज्यादा बट अप टू 50% होता तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर करते, एंड क्योंकि मोर देन 50% है तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है। 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट इज गिवन 2,40,000, एंड जो हमारा कैश रिसीव्ड है वो वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट है? 75%। बस कैलकुलेट करके देख लो, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 75%, तो मेरे पास जो प्रॉफिट ट्रांसफर आ रहा है वो आ रहा है 1,20,000 का। क्लियर? नेक्स्ट, इफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्सीड एक्चुअल आवर्स वर्क, तो लेबर एफिशिएंसी क्या आएगा? फेवरेबल आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ज्यादा है। विच कॉस्टिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग? अगर डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग। सेल्स गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है। अगेन क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे इन रुपीज, 6 लाख डिवाइडेड बाय 40%। अभी हमने ऊपर बताया भी था ये फॉर्मूला, है ना, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 40%, ये आ जाएगा मेरा ब्रेक इवन सेल्स आ गया 15 लाख का। ठीक है, अब ब्रेक इवन सेल्स को सेल्स से माइनस कर दो तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी कितनी? 15 लाख, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अंडर मोदी गिलानी मिलर थ्योरी विदाउट टैक्स द वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड टैक्स इज, ये हमेशा किसके बराबर होती है? अनलीवर्ड फर्म के वैल्यू के। तो करेक्ट आंसर होगा सी, इक्वल टू अनलीवर्ड फर्म।
फर्म का पीई रेशियो दिया, ईपीएस दिया, क्या हम एमपीएस निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि जो पीई रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो एमपीएस निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो जो मार्केट प्राइस पर शेयर आ रही है 15 मल्टीप्लाई बाय 12 करके वो आ रही है 180, जो कि ऑप्शन सी में दिया। नेक्स्ट, विच कैपिटल बजटिंग टेक्निक इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी बट कंसिडर कैश फ्लो, ऑलवेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ये सब हमने अपने चैनल पे डिटेल डिस्कशन क्लास में डाला भी हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जीटीआई ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर न्यू रिजाइम इज 14,80,000, जहां पे आपके इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है 40,000। क्या उनको 80 टीटीए में कोई भी डिडक्शन मिलेगा? नहीं, न्यू रिजीम में किसी तरह का कोई डिडक्शन आप क्लेम ही नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा ए। Business loss given at 3,20,000 non-speculative is incurred in financial year 2025-26. Business loss है, आप 4 साल तक मैक्सिमम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। A company has book profit of 18 crores, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है 4.5 करोड़ की और मैट रेट कितना है 15%। तो क्या हम मैट निकाल सकते हैं? हाँ, 18 करोड़ का सीधे सीधे 15% कैलकुलेट कर लो, 2.7 करोड़ आ रहा है। नेक्स्ट, TDS under section 194A is not required to be deducted if interest paid to senior citizen does not exceed। अगर ये 50,000 से ज्यादा नहीं है तब उस केस में आपको पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। An agreement becomes a contract, जैसी enforceability by law होगी वो agreement contract में convert हो जाता है। An agreement entered into by a minor, अगर आप minor that is 18 below के साथ कोई भी कोई भी agreement कर रहे हो तो वो void ab initio from the very beginning, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स प्रोटेक्ट कंपनी डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर, प्रमोटर्स, ऑडिटर्स। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा बी, क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के बहुत इजी थे, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करवाए हुए थे। तो अगर आपने हमारी मैराथन क्लासेस टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो कहीं भी आपको क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। एंड अगर ये पूरा क्लास आपको पसंद आया, यूजफुल लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर शेयर करना, सो दैट एक ओवरऑल हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ लिस्ट है उसकी भी अपडेट कुछ प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।